हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह अध्याय थर्ड है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो परमाणु हैं इन परमाणुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पृथ्वी का रासायनिक संगठन और विभिन्न परतों के बारे में डिस्कस करेंगे और इन परतों का निर्माण किन तत्वों से हुआ है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड स्विस। इनके अनुसार भी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियां, पृथ्वी के बाहर की जो स्ट्रक्चर है उसके आंतरिक संरचना से, आंतरिक स्ट्रक्चर से घनिष्ठ संबंध रखती है, गहरे तौर पर संबंध रखती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है वो किस विषय के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की जो आंतरिक स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है वो भूगर्भ शास्त्र के तहत किया जाता है। लेकिन स्थलीय स्थलाकृतियों के विश्लेषण के लिए भूगोल में भी इसका अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए अदृश्य है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है ये मनुष्य को नहीं दिखता है। पृथ्वी के अंदर की स्ट्रक्चर मनुष्य के लिए अदृश्य है। इसके संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो इसके संबंध में जानकारी प्रायः अप्रत्यक्ष साधनों से ही प्राप्त हो सकती है और इन साधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित जो प्रमाण है, पहला है अप्राकृतिक साधन, दूसरा है पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, तीसरा है प्राकृतिक साधन। देखिए, पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है अप्राकृतिक साधन के माध्यम से जो है, जैसे घनत्व, दबाव और तापक्रम यानी डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो प्राकृतिक साधन जैसे ज्वालामुखी क्रिया है और भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं इनके माध्यम से भी पृथ्वी के अंदर की जो स्ट्रक्चर है पता लगाया जाता है इनके माध्यम से। सबसे पहले अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोत में जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में किस तरह की भूमिका निभाता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना होता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो 5.5 होता है और क्रस्ट का घनत्व लगभग 3 होता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। पृथ्वी के जो अंदर की स्ट्रक्चर है, पृथ्वी के सरफेस के तुलना में, क्रस्ट के तुलना में आंतरिक भागों की घनत्व सबसे ज्यादा होगी। और घनत्व से संबंधित विभिन्न प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी के कोर का जो घनत्व है, मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये अंदर की तरफ है और ये कोर है, यहां की जो घनत्व होगी यहां की अपेक्षा काफी ज्यादा होगी। तो घनत्व से संबंधित विभिन्न प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी के कोर का जो घनत्व है वो ऊपरी क्रस्ट के घनत्व से कई गुना अधिक है। ठीक है, वास्तव में धरातल से कोर की ओर जाने पर पदार्थों का जो घनत्व है वो लगातार बढ़ता जाता है। सरफेस से अंदर की तरफ बढ़िएगा तो जो पदार्थों का घनत्व होगा वो लगातार बढ़ता जाता है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी का कोर लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। और हम जानते हैं कि लोहे का जो घनत्व होता है लगभग 8 होता है और पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक दाब के कारण लोहे का आयतन कम होगा और घनत्व बढ़कर 8 से अधिक होगा। घनत्व से संबंधित विभिन्न प्रमाणों से यह पता चलता है कि पृथ्वी के कोर का घनत्व सर्वाधिक है। कितना है? तो 13.6 है। इसके बाद प्रेशर के बारे में अगर बात करें तो कोर के अधिक घनत्व के संबंध में, कोर के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार और जो दबाव है इसका संदर्भ लिया जा सकता है, एग्जाम्पल लिया जा सकता है। याद रखिएगा, दबाव बढ़ने से घनत्व क्या होता है? दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। ठीक है, किंतु प्रत्येक चट्टान की दाब सहने की अपनी एक सीमा होती है, लिमिटेशन होता है, जिससे अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता है। चाहे दबाव कितना ही अधिक क्यों न कर दिया जाए, प्रेशर कितना ही क्यों जो है अधिक मतलब न कर दिया जाए, लेकिन उसका घनत्व जो है उससे अधिक नहीं होगा एक लिमिटेशन के बाद। अतः स्पष्ट है कि आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं अधिक घनत्व वाली भारी धातुओं से बनी हुई है। तीसरा है टेम्परेचर, तापक्रम।
सामान्य रूप से अगर बात करें तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। ठीक है, मान लीजिए ये होगा आपका ये है आपका पृथ्वी की जो है संरचना, ये सरफेस है और ये कोर है। यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी और बढ़ती गहराई के साथ तापमान के वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। कैसे आएगी, कब आएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए सबसे पहले अगर बात करें तो 100 किलोमीटर तक, पहली बार 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। टेम्परेचर में कितनी वृद्धि होगी, 12 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रत्येक किलोमीटर पर, प्रथम 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर के बाद अगर बात करें, मान लीजिए 100 किलोमीटर है, इसके बाद ये 300 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर, यानी 300 किलोमीटर के बाद जो है उसके बाद जो है प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो विवर्तनिक रूप से अगर बात करें तो सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है, यानी अंदर से बाहर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा यह और भी स्पष्ट हो गया है। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांतों के साक्ष्य हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिए, ग्रहाणु परिकल्पना, जहां पृथ्वी के कोर को ठोस मानती है, जो ग्रहाणु परिकल्पना है, ये पृथ्वी के अंतरतम यानी कोर को मतलब क्या मानती है, सॉलिड मानती है, ठोस मानती है। वहीं ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना, इन सभी परिकल्पना के बारे में इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ज्वारीय परिकल्पना क्या है, किसने दिया था, निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, क्या है, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ग्रहाणु परिकल्पना के अंतर्गत अगर बात करें तो पृथ्वी के जो कोर है ये ठोस है, और वहीं ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना के संदर्भ में अगर बात करें तो पृथ्वी के केंद्र को तरल माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग की अवस्था के संबंध में 2 ही संभावनाएं बनती हैं, या तो यह ठोस हो सकती है या यह तरल अवस्था में हो सकती है। तीसरा है अगर बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्सेज। पहला इसमें ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो तत्व होता है वो तरल मैग्मा। याद रखिएगा, ज्वालामुखी जब मतलब कि फटता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी जो है निकलने लगता है, तो इन ज्वालामुखियों से तप्त या तरल अवस्था में जो है मैग्मा आधार पर यानी पृथ्वी पर जो है फैल जाता है। पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं ऐसी परत अवश्य होता है जो तरल या अर्ध तरल अवस्था में है, और इसी को मैग्मा भंडार कहा जाता है, मैग्मा चेम्बर कहा जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार से भी जो पृथ्वी के आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके बाद है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सिस्मोग्राफ, याद रखिए, जिसमें सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन करके अध्ययन किया जाता है। तो भूकंपीय जो अगर बात करें तो जो सिस्मोग्राफ होता है, इस यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का जो है अंकन किया जाता है, भूकंप के लहरों का जो है पता लगाया जाता है। और यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक या पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी के विभिन्न संस्तरों में भूकंपीय तरंगों का व्यवहार एवं गति पृथ्वी के आंतरिक संरचना और रासायनिक संगठन के संबंध में सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। भूकंप की लहरें याद रखिए, जो भूकंप की लहरें भूकंप केंद्र से चलकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। जो भूकंप लहरें हैं, भूकंप की जो लहरें होती हैं वो कहां चलकर पहुंचती हैं, तो भूकंप केंद्र से चलकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं और वहां से सभी दिशाओं में ये चलती हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में अगर बात करें तो घनत्व में अंतर के कारण पीएस तरंगे, पी और एस तरंगे जो कोर से होती हुई क्रस्ट पर पहुंचती हैं, धरातल पर पहुंचती हैं। पीएस तरंगे जैसे जैसे अभिकेंद्र से दूर जाती है और अधिक स्पष्ट होती जाती है और भूकंप मापी केंद्र में दोनों स्पष्ट रूप से अंकित हो जाती हैं। परंतु यह पाया जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 103 डिग्री से 143 डिग्री पर
पी तरंगे तो अंकित होती हैं, लेकिन एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। और इससे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरंग का लोप होना यह स्पष्ट कर देता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। ठीक है, तरल अवस्था में है क्योंकि इस तरंगे तरल माध्यम से गमन नहीं कर सकती हैं, तरल माध्यम में गमन ये नहीं करती हैं। यानी जहां पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस है वहीं उसका आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। इसके बाद पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन एवं विभिन्न जो परतें हैं इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया गया है। ये जो 3 बृहद मंडल हैं कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, क्रस्ट है, ठीक है, पहला क्या है, क्रस्ट है, दूसरा मेंटल और मतलब कि दूसरा क्या है, मेंटल है, और तीसरा क्या है, कोर है। याद रखिएगा, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। क्रस्ट, देखिए IUGG ने भूपर पट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है। IUGG का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ के द्वारा जो है जो भूपर पट्टी की औसत मोटाई है वो कितना किलोमीटर माना गया है, 30 किलोमीटर। अन्य स्रोतों के अनुसार अगर बात करें तो हिमालय क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक बताई गई है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर पट्टी को 2 उप विभागों में बांटा गया है, एक ऊपरी क्रस्ट और दूसरा निचली क्रस्ट। ठीक है, फिगर के माध्यम से आगे हम लोग स्पष्ट करेंगे। IUGG के अनुसार अगर बात करें तो क्रस्ट के ऊपरी भाग में पी लहर की गति, पी जो तरंगे हैं, पी तरंगे, इनकी जो गति होती है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड और निचले भाग में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और निचली क्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मतलब कि ऊपर से ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट का जो घनत्व है वो काफी ज्यादा होता है। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है, प्रेशर के कारण। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच घनत्व से संबंधित यह असंबंधता कोर्नाड असंबंधता कहलाती है। कोर्नाड, तो याद रखिएगा, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के जो घनत्व से संबंधित जो असंबंधता है, इस असंबंधता को नाम दिया गया है कोर्नाड असंबंधता। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः किससे होता है, क्रस्ट का निर्माण सियाल परत से होता है। सियाल, इस परत को क्रस्ट जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है और इसके जो सिलिका होता है इसको SI बोलते हैं और एल्यूमिनियम को AL बोलते हैं, रासायनिक नाम है। तो इससे जो है इसको सियाल भी कहते हैं, इस परत को सियाल कहा जाता है। सियाल यानी SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट का निर्माण सियाल से होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहां पे अगर बात करें तो दूसरा है मेंटल। मेंटल जो होता है क्रस्ट के निचले परत में, जो क्रस्ट होता है क्रस्ट के बाद यानी निचले परत में भूकंपीय लहरों की गति में अचानक सी वृद्धि हो जाती है और यह अचानक सी वृद्धि लगभग बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच एक असंबद्धता का पता चलता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का जो है पता चलता है, जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है यहां पे आप समझ सकते हैं, इसके बारे में यहां पे देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के सबसे बाहरी जो परत होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट 0 से 3 किलोमीटर, इसके निचले परत को मतलब कि ऊपरी मेंटल और निचली मतलब की परत को निचली मेंटल बोलते हैं। तो ये जो होता है कोर्नाड असंबद्धता से, जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो है ये कोर्नाड असंबद्धता से जुड़ा होता है। इसके बीच के जो डिसकंटिन्यूटी है वो कोर्नाड असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता होता है, रेपिटी। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है ऊपर से नीचे कितना, तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे 700 किलोमीटर तक। 700 से 2900 किलोमीटर के बीच जो है ये आपका मतलब कि निचली मेटल का एरिया है, ये वाला निचली मेटल और ऊपरी करोड़। ठीक है, ये आपका ऊपरी करोड़ हो गया, ये हो जाएगा आपका ये ऊपरी करोड़ और ये नीचे की तरफ जो हो जाएगा वो आंतरिक करोड़। तो देखिए, निचली मेंटल और
ये जो निचली मेंटल है और जो ये आपका बाह्य क्रोड है, इन दोनों के बीच गुटेनबर्ग असंबंधता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आंतरिक क्रोड तथा बाह्य क्रोड के बीच ये जो है ये आपका बाह्य क्रोड हो गया और ये आपका आंतरिक क्रोड हो गया। तो ये जो आंतरिक क्रोड और जो बाह्य क्रोड के बीच की जो असंबंधता है, इसको लेहमैन असंबंधता कहते हैं। और इसकी जो मतलब कि जो क्रोड की जो ये है क्रोड की पूरी गहराई 2900 से 6370 किलोमीटर तक, याद रखिएगा। इसके बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस असंबंधता की खोज 1909 में रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविकिक, याद रखिएगा कौन, मोहोरोविकिक के द्वारा की गई थी। और मोहो असंबंधता भी इसे कहा जाता है। तो किसके द्वारा, मोहोरोविकिक के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे मोहो असंबंधता यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मोहो असंबंधता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का जो है विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का लगभग 68% है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मेंटल का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम, एमआई। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए जो मेंटल है इसका निर्माण याद रखिएगा। मेंटल का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो सीमा से। सीमा, एसआई और एमआई। सीमा मतलब होता है मतलब कि एसआई मतलब सीमा को तोड़िएगा तो एसआई का मतलब सिलिका और एमआई का मतलब मैग्नीशियम। तो सीमा, सियाल, सीमा और लास्ट में होगा नीफे। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो मेंटल होता है सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, इसीलिए इसे सीमा भी कहते हैं। ठीक है, सीमा परत भी कहते हैं। मेटल को IUGG ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो पहला मोह असंबंधता से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति धीमी पड़ जाती है। जो ऊपरी मेंटल है जिसकी मतलब की गहराई 100 से 200 किलोमीटर के बीच है, यहां पे जो भूकंपीय लहर होते हैं इनकी गति स्पीड कम पड़ जाती है, धीरी हो जाती है, धीमा हो जाती है। और यह जो है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी जो मतलब की गति होती है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस भाग को निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच से जो घनत्व से संबंधित जो असंबंधता होता है इसको रेप्टी असंबंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो याद रखिए ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के घनत्व से संबंधित जो असंबंधता है इसको रेप्टी असंबंधता कहते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि गुटेनबर्ग असंबंधता किससे मिलकर बनता है, और लेहमन असंबंधता है ये, और जो आपका मोह असंबंधता है ये किस किस से जुड़कर बनता है, मतलब इन दोनों के बीच किन मतलब कि परतों के बीच से जो ये जो घनत्व से संबंधित जो असंबंधता है क्या बोलते हैं। जैसे ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के जो घनत्व से संबंधित जो असंबंधता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेप्टी असंबंधता। ठीक है, इसके बाद गुटेनबर्ग असंबंधता जो है आप कमेंट करके बताइएगा किसके बीच के घनत्व से संबंधित असंबंधता को जो है मोह असंबंधता और आपका गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कोर है। निचले मेटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है। कोर में जो पी तरंगे हैं इनकी गति में वृद्धि हो जाती है और यह बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यह चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन को दर्शाता है और जिसे यह मतलब कि स्पष्ट हो जाता है कि जिससे यह एक प्रकार की असंबंधता को उत्पन्न करती है और इसे गुटेनबर्ग विस्तार असंबंधता कहते हैं या गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबंधता है यहां से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को कोर कहा जाता है। कोर का विभाजन दो भागों में हुआ है, एक बाह्य कोर और दूसरा आंतरिक कोर। बाह्य कोर का जो एरिया है वो है 2900 से 5150 किलोमीटर के बीच और जो आंतरिक कोर है वो 5150 से 6371 किलोमीटर के बीच। बाह्य और आंतरिक कोर के बीच पाई जाने वाली जो घनत्व से संबंधित असंबंधता है इसको लेहमैन असंबंधता कहते हैं। लेहमैन असंबंधता बाह्य और आंतरिक कोर के बीच। कोर में सबसे ऊपरी भाग का जो घनत्व होता है वो 10 होता है और अंदर जाने पर ये 12 से 13 और सबसे आंतरिक भाग में
13.6 ग्राम प्रति मतलब कि घन सेंटीमीटर हो जाता है। और इस प्रकार कोर का घनत्व मेंटल के घनत्व के 2 गुने से भी अधिक हो जाता है, 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। बाह्य कोर में जहां घनत्व सबसे ज्यादा है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर बात करें, बाह्य कोर में जहां घनत्व सर्वाधिक है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर बात करें तो अधिक तरल होने के कारण पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। अत्यधिक तापमान के कारण कोर को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण बाहरी कोर तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक जो कोर है वो ठोस अवस्था में है। कोर का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का मात्र 16% है। कोर का जो आयतन है संपूर्ण पृथ्वी का मात्र कितना परसेंट? 16% है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। कोर के आंतरिक भाग में सल्फाइड और कार्बाइड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है और इसे निफे परत भी कहते हैं। कोर को निफे परत भी कहते हैं। एनआई का मतलब होता है, बताइए, एनआई का मतलब होता है आपका क्या? एनआई का मतलब क्या होता है? एनआई का मतलब होता है आपका निकेल और एफी का मतलब होता है आयरन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो स्वेस के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ये जो एडवर्ड स्वेस हैं, ये ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने पृथ्वी के अगर बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना 3 परतों में जो है विभाजित किया। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, 3 परतों में विभाजित करते हैं, जिनका आधार पदार्थों का रासायनिक संरचना है। जैसे पहला है ऊपरी परत सियाल। परतदार सैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है। ठीक है, परतदार सैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इस परत की रचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है। सियाल मतलब एसआई मतलब सिलिका और एल का मतलब होता है, इसका रासायनिक नाम है एल्यूमिनियम। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। दूसरा है मध्यवर्ती परत यानी सीमा। सीमा यानी एसआई का मतलब बताइए, एसआई का मतलब होता है, क्या होता है? एसआई का मतलब होता है सिलिका और एमए का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। तीसरा है केंद्रीय भाग यानी नीफे। सीमा के परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है, इसे नीफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना, नीफे का मतलब एनआई का मतलब आपका निकेल और एफी का मतलब हो जाता है लोहा, आयरन, इन दोनों से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत अधिक घनत्व वाली धातुओं के बनी हुई है। ठीक है, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक है। यहां पे आप देख सकते हैं, पहली परत सियाल का है, दूसरी परत सीमा और तीसरी परत नीफे। और इसका जो घनत्व है 4.75 से 12, और इसका जो घनत्व है वो है आपका 2.90 से 4.75, और जो सियाल है इसका जो घनत्व है 2.75 से 2.90। याद रखिएगा। समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं आप देख सकते हैं, जैसे पूरे पृथ्वी पर जो लोहा है इसका जो प्रतिशत है वो कितना है? 35.5। ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 13% में है, सल्फर 2.9% है, निकेल 2.4, कैल्शियम 1.1, एल्यूमिनियम की जो मात्रा है 1.1 है। इसके बाद ऑक्सीजन यहां पे आप क्रस्ट में देख सकते हैं। तो ये समस्त पृथ्वी का जो है औसत दिया गया है, ये क्रस्ट में सिर्फ क्रस्ट का जो है परसेंटेज दिया गया है। जैसे क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है वो 46.8% है, सिलिकॉन 27.7% है, एल्यूमिनियम 8.1 है, लोहा 5% है, कैल्शियम 3.6 है, सोडियम 2.8 है, पोटेशियम 2.4 है और मैग्नीशियम 2.0% है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में चट्टान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जो है आप एक बार पीडीएफ या बुक है तो बुक के माध्यम से एक बार डिस्कस जो है मतलब कि खुद से कर लीजिएगा, खुद से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ताकि आपको जब डिस्कशन स्टार्ट होए तो आपको इसमें काफी ज्यादा जो है सहूलियत प्राप्त हो, काफी समझ आए। तो आप एक बार पीडीएफ या बुक के माध्यम से इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन में चट्टान के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल का जो इंस्टा पेज है या जो फेसबुक पेज है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप प्लीज
सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में, कहीं से भी, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर करना है कमेंट? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर ज्वाइन कर आप वहां पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।